साथी मेरे यहाँ पे आए हुए ब्लॉक सदर हजरात, हल्का सदूर हजरात, भाइयों बहनों बुजुर्गों, आप सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम। पार्टी कन्वेंशनों का सिलसिला जो पिछले दिनों जनाब चौधरी रमज़ान साहब के हंदवारा इलाके में शुरू हुआ, उसका सिलसिला चलते चलते आज हम यहाँ पटन की सरजमीन पे पहुँचे हैं। आज न हमें ज़्यादा कुछ देना है, इसका ज़रा एको कम करिए ना जो प्लीज़, अगर एको बंद ही कर सकते हो तो बेहतर है, थैंक यू। कोई लेने देने का सिलसिला नहीं, ना कोई इलेक्शन है कि हम आपसे वोट मांगेंगे, ना कोई हुकूमत है कि हम यहाँ से आपको ज़्यादा कुछ दे सकें। मकसद इन कन्वेंशनों का यही है कि मिल बैठ के बात करें, तंजीम का हम हिसाब किताब देखें, कहाँ पे मजबूती है, कहाँ पे कमज़ोरी है। Does somebody have a cordless mic somewhere? नहीं, अगर है तो बंद कर दीजिए, बंद करें, ये एको बंद हो जाएगा। अल्लाह के फजल से जहाँ तक पटन असेंबली हल्के की हम बात करें तो मुझे नहीं लगता है कि रियाज बेदार साहब से बेहतर हम कोई नुमाइंदा आपके सामने पेश कर सकते हैं। बेदाग इंसान, हुकूमत में सर्विस का तजुर्बा, जमात के लिए दर्द और वर्करों के साथ बराबर तालमेल। यहाँ पे तंजीमी लेवल पे इन्होंने किसी झगड़े की गुंजाइश भी नहीं रखी, बराबर सबके ऊपर अपना हाथ रखा है, किसी के साथ फर्क नहीं। ये अलग अलग तराजुओं में अलग अलग लोगों को तोलते नहीं। इनका अगर एक मकसद है वो सिर्फ यही है कि पटन में हर किसी को जोड़ के अपने साथ चला के यहाँ पे तंजीम को मजबूत करना। और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इनके साथ खड़े रह के जहाँ जहाँ इनको हमारी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ हम इनके साथ चलेंगे, ताकि यहाँ तंजीम और ज़्यादा मजबूत हो। और जब कभी इम्तिहान हो, जब कभी इलेक्शन का ऐलान होता है तो इंशाअल्लाह उस वक्त इनकी मेहनत जो है उसका फल हम सबके सामने होगा। फिलहाल तो पार्लियामेंट इलेक्शन के अलावा कोई इलेक्शन नज़र नहीं आता। बीच बीच में हम तैयारी कर रहे थे, कभी ये झांसा डालते थे कि मुमकिन है असेंबली के इलेक्शन होंगे, नहीं हुए। फिर हमें कहा गया था कि बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी करो, यहाँ म्यूनसिपल इलेक्शन होंगे, दोबारा पंच सरपंच के इलेक्शन होंगे। हमने गाड़ी की रफ्तार तेज़ की, लेकिन अब दूध का दूध पानी का पानी, असलियत हमारे सामने आ गई। रात को ही हमारे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहीं पे तकरीर की और कहा फ़िलहाल यहाँ पे ना म्यूनसिपल इलेक्शन होगा, ना पंची सरपंची का इलेक्शन होगा। और हैरानगी की बात ये कि बहाना जब तैयार करना था तो कहा कि यहाँ पे डिलिमिटेशन होनी है, नए सिरे से जो वार्ड हैं वार्ड बंदी करनी है, उसके बाद इलेक्शन होंगे। अब मेरी समझ में नहीं आता, आखिरकार ये हमारे हुक्मरान जो हैं इनको अकल क्यों नहीं आती। जब सबको पता था कि
असेंबली का जो टर्म है वो 5 साल का होता है, म्युनिसिपैलिटी का भी वक्त 5 साल का होता है। जब इनको पता था कि पिछले म्युनिसिपल इलेक्शन 2018 में हुए थे, नए सिरे से जब असेंबली के ये म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन होने हैं वो 2024 में होने हैं, तो खुदारा मुझे ये बताए ना, डिलिमिटेशन की बात उनको आज ही याद आई? क्या 6 महीने पहले नहीं कर सकते थे? क्या 8 महीने पहले नहीं कर सकते थे? या तो इनका मकसद यही था कि लोगों का जितना थोड़ा सा भी असर रसूख रहता है अपने मुस्तकबिल पे, उसको ख़त्म किया जाए, या मकसद ये था कि बीजेपी वाले इतने डरे हुए हैं, जिस तरह नासिर ने अपनी तकरीर में कहा, यहाँ सिर्फ बीजेपी नहीं है, यहाँ बीजेपी की बी टीम है, सी टीम है, डी टीम है, अब कभी कभी उनका ई टीम भी नज़र आ जाता है। शायद मकसद डिलिमिटेशन का नहीं है, मकसद इन लोगों को बचाने का है, क्योंकि ये जानते हैं आज लोग इतने नाराज़ हैं हर चीज़ से, हर चीज़ में आज लोगों को सताया जाता है, चाहे सड़क पर चलते चलते गाड़ी को रोकना, खामखा लोगों की तलाशी लेना, बिजली के मामले में लोगों को तंग करना, पानी के मामले में आज पानी है नहीं कहीं पे, तरक्याती कामकाज कहीं नजर नहीं आते, नौजवानों के लिए तो रोजगार दूर की बात, जो खाली पोस्ट पड़े हैं हुकूमत में उनको भी भरने का काम नहीं होता। जहां जहां ये रिक्रूटमेंट का सिलसिला शुरू करते हैं वहां धांधली होती है, लिस्ट में गलत लोगों का नाम शामिल होता है और सारा सिलसिला वहीं पर रुक जाता। मेरे सुनने के मुताबिक आज सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस में कम से कम 6,500 पोस्ट खाली हैं, 6,500 पोस्ट सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस में। बाकी हुकूमत का क्या हाल होगा वो आपके सामने, लेकिन कहीं पे भी इन पोस्टों को भरने का काम नहीं, लोगों को सताने के अलावा इनको कुछ दिखता नहीं। बिजली कहीं है नहीं, लेकिन मीटर रोज लगते हैं, और रोज को नया मीटर। पहले तो कहा घर में मीटर लगाओ, हम आपको 24 घंटे बिजली देंगे। पटन में लोगों ने कहा चलो ना लगाओ मीटर, लगाए मीटर, बिजली कहीं नहीं। फिर इन्होंने कोई नया मीटर लाया, कहा ये डिजिटल मीटर है, कहा ये डिजिटल मीटर लगाओ, इससे सारा फर्क होगा। क्या तूफान का वो डिजिटल मीटर था, बिजली कहीं होती नहीं थी लेकिन मीटर घूमता रहता था। अब वो डिजिटल मीटर से इनकी तसल्ली हो गई, आज कहते हैं स्मार्ट मीटर लगाओ। और ये स्मार्ट मीटर ऐसा तूफान का, बिजली होती नहीं है लेकिन वक्त से पहले मीटर में पैसा जमा करना पड़ता है, और बिना बिजली आए हुए उस मीटर से पैसा जो है वो निकलना शुरू हो जाता है। ये इनकी हालत है आज। कोई घर नहीं है जिसको बिजली के मामले में ये लोग सताते नहीं, और बिजली का रेट आसमान में। राशन के गांठ खाली, राशन का सप्लाई कहीं नहीं, राशन की कीमत आसमान में। जहां हर बीपीएल खानदान को हमारे दौर में राशन का कोटा मिलता था, आज किसी को राशन नसीब नहीं है। सैलाब के बाद ये मेरी हुकूमत है जिसने ऐलान किया कि पूरे जम्मू कश्मीर में मुकम्मल 6 महीने मुफ्त राशन का ऐलान होगा। जहां पानी चढ़ा भी नहीं था वहां पे भी हमने 6 महीने मुफ्त राशन का ऐलान किया। ये हुकूमत है जहां जनाब गुर्बत में जो लोग पिसे हुए हैं उनको भी राशन नसीब नहीं। और यहाँ पटन में अजीब ही जिस तरह बेदार साहब ने बात की, वो रक्सन फार्म्स के जो जमीन की बात, टट्टू ग्राउंड को खाली करना ये हम भी चाहते हैं हो, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता ना हुकूमत की याददाश्त इतनी कमजोर क्यों है। जहां तक मुझे मालूम है, और मैं
अपने सूबाई सदर नासिर साहब से ये कंफर्म कर रहा था, टट्टू ग्राउंड को खाली करने के लिए जनाब शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के दौर पे शरीफाबाद में जमीन दे दी गई थी। यह हकीकत है कि टट्टू ग्राउंड खाली करने के लिए फौज ने जमीन मांगी और हमने फौज को शरीफाबाद में जमीन दी। शरीफाबाद में जमीन पकड़ने के बाद भी उन्होंने टट्टू ग्राउंड खाली नहीं किया। आज दोबारा टट्टू ग्राउंड खाली करने के लिए अब पटन में जमीन पकड़ रहे हैं। पहले तो मुझे यह समझाइए ना, जो शरीफाबाद आपको जमीन दी गई थी वो किस लिए दी गई? और अगर कागजी पे ये दर्ज है, मेहरबानी करके एलजी साहब जरा फाइल खोलिए, जरा फाइल खोल के देखिए क्या ये मेरा कहना सही है या गलत है। फौज की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो सच बोलें। क्या ये सच है कि टट्टू ग्राउंड को खाली करने के लिए शरीफाबाद में उन्होंने जमीन पकड़ी? अगर उन्होंने जमीन पकड़ी है तो उनको फिर पटन में जमीन पकड़ने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं। ये कोई रियल एस्टेट की कंपनी नहीं है कि आप पकड़ते जाओ जमीन और हमारी जमीन जाते रहे। आखिरकार कहीं ना कहीं तो इंसाफ होना चाहिए, कहीं ना कहीं तो सच का असर होना चाहिए। वहां पे भी आप जमीन पकड़ो, यहां पे भी जमीन पकड़ो, और क्या गारंटी है कि आप दोबारा ये नहीं करोगे? जब शरीफाबाद लेके आपने टट्टू ग्राउंड खाली नहीं किया तो हमें क्या भरोसा है कि पटन पकड़ के आप फिर भी टट्टू ग्राउंड पकड़ के रखोगे? खुदा ना खास्ता कल कुपवारा पहुंचोगे, कहोगे शरीफाबाद खाली करने के लिए, सॉरी टट्टू ग्राउंड खाली करने के लिए अब हमें कुपवारा में भी जमीन दो। यही टट्टू ग्राउंड के नाम पे पता नहीं कहां कहां तक आप जमीन पकड़ते रहोगे। इसलिए एलजी साहब, मोहतबाना आपसे गुजारिश है, मेहरबानी करके फाइलें खोलिए और जो हकीकत है वो लोगों के सामने रखिए। और अगर मेरी ये बात दुरुस्त साबित हुई कि टट्टू ग्राउंड के मुकाबले के कॉम्पनसेशन के लिए शरीफाबाद की ज़मीन जो है वो दी गई, फिर आपका फ़र्ज़ बनता है कि इन लोगों से जो आपने ज़मीनें ली, इन लोगों को ये ज़मीनें वापस की जाए ताकि ये उन ज़मीनों पे अपना काम जो है वो जारी रखें। बेशक हमारी आवाज़ कमज़ोर करने की कोशिश की जाती है, लेकिन हम इतने भी गए गुजरे नहीं हैं कि करें। नासिर ने सही कहा, यहाँ साजिशें बहुत होती हैं, लेकिन कहते हैं ना कि अल्लाह ताला के दरबार में देर है अंधेर नहीं। आप कब तक सच को छुपाओगे? आखिरकार कहीं ना कहीं गलती से या सोचे समझे तौर पे सच्चाई सामने आ ही जाती है। हमने भी सुना था 2010 में मेरी हुकूमत को गिराने की कौन सी साजिशें रचाई जा रही थी, लेकिन मुझे ये उस वक्त उम्मीद नहीं थी कि कोई इसके बारे में जो है लोगों को बताने का काम करेगा। अल्लाह का शुक्र है कि अल्ताफ बुखारी साहब ने हकीकत लोगों के सामने लाई। उस वक्त हालात खराब थे, हम सब जानते हैं। उन हालात का आज भी हमें अफसोस होता है, लेकिन हमें अफसोस इस बात का भी है कि उस दौर में वो लोग भी थे, बजाय ये कि हालात को वो दुरुस्त करने का काम करें, वो उन हालात में भी अपना सियासी फ़ायदा देख रहे थे। जो आज असलियत और हकीकत हमारे सामने आई है। अब इसी तरह मेरी बुखारी साहब से गुजारिश होगी कि इससे पहले भी जो साजिशें रचाई गई, चाहे वो 84 में जो साजिश रची गई, जिसमें बदकिस्मती से उस वक्त के हमारे यहाँ के भी एमएलए शामिल थे। ये मेरी किस्मत है कि पिछले दिनों जहाँ जहाँ मैं प्रोग्राम करता आया हूँ, कल भी और आज भी 84 का ही वो साजिशों का वो अड्डा बना हुआ था। अब वो बताएं किन किन को अटैचियां गई। अब इसके बाद जावेद डार साहब अपना प्रोग्राम रखे, क्योंकि उनका इलाका भी इसमें शामिल था।
किन किन को अटैचियां गई, किस घर से अटैची गई, उन अटैचियों में कितना पैसा था। जब 2010 की बात हो रही थी तो 84 की भी बात होनी चाहिए, 2019 की भी बात करें। जब हम लोग बंद थे, ये लोग खुलेआम घूम रहे कैसे थे? जो आज हमें लोग लेक्चर देते हैं, जो आज हमें लोग ताना देते हैं, वो कम से कम ये बताए ना उनकी आजादी का राज क्या है। हम तो बंद थे, आप किस खाते में खुले घूम रहे थे? इस रियासत जम्मू कश्मीर में 4 साबका वजीर आला हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि 3 बंद थे तो 1 खुला क्यों था। और आज डोडा जाके वो हमें लेक्चर करता है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाता है, वो हमारे सदर जिनाब फारूक अब्दुल्ला साहब को ताने देता है, सवालिया निशान जो है वो उठाने की कोशिश करता है। पहले तो मुझे वो ये बताए ना, जब हम बाकी 3 साहब वजीर आला बंद थे, आप किस खाते में खुले घूम रहे थे? आप तो उस वक्त कह रहे थे कि 370 गया, भूल जाओ। आज आपका ट्यून ही बदल गया। अरे हम तो नहीं भूले, डॉक्टर सजाद शफी यहां बैठे हुए हैं, ये गवाह है। उड़ी में जब तकरीर हुई, उड़ी के तकरीर में खुले अल्फाजों में उन्होंने कहा कि भूल जाओ, 370 गया, ये लोग आपको धोखा दे रहे हैं, कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन जब हमने केस लड़ा सुप्रीम कोर्ट में, वकील हमारा, सोशल मीडिया पे तस्वीर आपकी, तब समझाओ मुझे ना, अगर 370 गया, आप हमारे वकील के साथ बैठ के तस्वीर क्या खिंचवा रहे हो ना? ये तो फिर आपको हमें मुबारक देना चाहिए कि हमने हिम्मत नहीं हारी, कि हमने आपकी तरह आसमान में हाथ नहीं किए। बेशक इस मुल्क के वजीर आजम ने हमारे लिए आंसू नहीं बहाए, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम हमने यहां के लोगों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ भी नहीं किया, मुकम्मल लड़ते रहे, सुप्रीम कोर्ट तक अपनी लड़ाई, और मुल्क के सबसे बेहतरीन से बेहतरीन वकील किए। बाकी हार जीत तो अल्लाह ताला के हाथ में है। हम आज भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इंशाल्लाह जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा तो यहां के लोगों के जज्बात के हक में होगा। लेकिन तब तक हमें अपनी जमात को जो है मजबूत रखना होगा, जमात के सफ़ों को जो है सही रखना होगा। जमात में आज भी वो लोग शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं जो फिर अंदर अंदर से जमात को कमज़ोर करने का काम करते हैं। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उन पे नज़र रखें। उन लोगों को जमात में आने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए जो जमात के वर्करों की कदर करना नहीं जानते, जो जमात के असूल, जमात के जज्बात, जमात का एजेंडा जो है उसकी कदर नहीं करते। पटन में आप लोगों ने पहले भी साबित किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहां से जितवाया जा सकता है। यहां आगा महमूद साहब हैं, ये साहब का एमएलए हैं, 87 में जीते, लेकिन उसके बाद डॉक्टर मुस्तफा कमाल साहब यहां जीते 2003 या 4 में, 2004 में 5 था जीते हुए यहां। तो ऐसा नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जो है वो पटन से नहीं जीत सकते, जीत सकते हैं। और इंशाल्लाह मेरा ये मानना है कि जिस दिन इलेक्शन का ऐलान होगा उस दिन सबसे पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस की कामयाबी का जो नतीजा आएगा वो यहां पटन से आएगा। इसके लिए रियाज साहब को मेहनत करनी होगी, हमारी जमात को मजबूत रहना होगा, हमें इन साजिशों का मुकाबला करना होगा।
इंशाल्लाह पहले भी किया है, आगे भी करते आएंगे। ये कन्वेंशनों का सिलसिला जो है ये इसी तरह चलता रहेगा, इस उम्मीद के साथ कि इसके बाद भी हमें इस तरह मुलाकात का मौका जो है वो मिलता रहेगा। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे, आपके घरों को आबाद रखे। इन्हीं अल्फाजों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया।